हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले के वीडियो क्लिप में हमने दर्पण से परावर्तन के नियम या फिर कह लें कि किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति के निर्धारण के लिए कौन कौन से नियम हैं उसको हमने देखा था। आज हम किसी गोलीय दर्पण या तो अवतल दर्पण या तो उत्तल दर्पण के लिए उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है उसको देखेंगे। यानी आज का हमारा टॉपिक होगा दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध, रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या होती क्या है। इसके पहले के वीडियो क्लिप में हम दर्पण से संबंधित शब्दावली में बता चुके हैं। तो जिस गोले के आंशिक भाग को लेकर के ये गोलीय दर्पण बनाया जाता है, उसी गोले की जो त्रिज्या होती है उसको हम गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये अगर इस गोले को पूरा करें इस तरह से, तो यहाँ पर उस गोले का सेंटर मान लिया जाएगा और इस सेंटर से इस ध्रुव P के बीच की दूरी जो है, जिसको हमने R से दिखाया है, यही वक्रता त्रिज्या होगी। और एक पॉइंट F इस मुख्य अक्ष पर होगा, जिसको हम इस दर्पण का फोकस बिंदु कहेंगे और इस फोकस बिंदु से इस ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो ये हमारा हो गया फोकस दूरी F और ये यहाँ से यहाँ तक हो गया वक्रता त्रिज्या R। इसी में हमको संबंध बताना है आज। तो जानकारी के लिए बता दें कि जो फोकस दूरी F होती है वो वक्रता त्रिज्या R की आधी होती है। ये इसी को हमको आज प्रूव करना है कि कैसे होती है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी। तो इसके लिए हम जिस नियम को अप्लाई करेंगे वो कोण I इक्वल टू कोण R, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और दूसरा नियम अप्लाई होगा दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है। तो दूसरा नियम होगा कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है। इन दोनों नियमों को हम अप्लाई करेंगे और इसके माध्यम से प्रूव करेंगे कि कैसे F जो है R का आधा होता है, यानी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो चित्र में हम जो देख रहे हैं उसको पहले लिखेंगे। तो चित्र में हम जो देख रहे हैं उससे संबंधित सूचना हम लिखेंगे कि प्रस्तुत चित्र में एक, देखिएगा आपसे क्वेश्चन में अवतल दर्पण के लिए भी पूछा जा सकता है, उत्तल दर्पण के लिए पूछा जा सकता है और गोलीय दर्पण के लिए भी पूछा जा सकता है। जैसे कह दें कि सिद्ध कीजिए कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या कह दें कि सिद्ध कीजिए कि उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या कह दें कि गोलीय दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो किसी भी स्थिति में आप फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है उसको देखेंगे। तो पहले हम अवतल दर्पण के लिए देख रहे हैं कि प्रस्तुत चित्र में एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। दर्पण की फोकस दूरी, जिसको आप स्मॉल f से लिखते हैं, स्मॉल f, तथा वक्रता त्रिज्या R है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण आपतन बिंदु M पर आपतित होने के पश्चात परावर्तित होकर फोकस F से जाती है। आपतन बिंदु M को C से मिलाने वाली रेखा CM दर्पण पर अभिलंब होगा। कैसे होगा इसको आप देखेंगे कि जैसे एक गोला हो, ये एक गोला है और इसका ये केंद्र है। इस गोले के सतह के किसी बिंदु को यदि हम केंद्र से मिलाएं तो ये जो रेखा बनेगी, मान लेते हैं ये बिंदु P हो और ये C हो, तो ये जो रेखा होगी वो इस सरफेस पर लंब होगी। यहाँ पर बिंदु लें, इसको भी अगर मिलाएंगे C से तो ये भी क्या होगा,
इस सरफेस पर लंब होगा। तो इस गोले के पृष्ठ पर किसी भी बिंदु को अगर केंद्र से हम मिलाएंगे तो ये जो रेखा बनेगी, चाहे ये PC हो चाहे QC हो, सब इस पृष्ठ पर क्या होगी, लंब होगी। तो इस गोले के आंशिक भाग को, इतने भाग को लेकर के अगर हम ये अवतल दर्पण बना दें तो ये जो लाइन होगी, ये लाइन इस अवतल दर्पण पर लंब होगी। बिल्कुल इसी तरह से देखिएगा, ये पूरा गोला है। इस तरह से जिस गोले के आंशिक भाग को लेकर के दर्पण बनाया गया है, अगर इस गोले को पूरा करें तो ये गोला इस तरह से होगा और यहाँ पर गोले का केंद्र होगा। तो केंद्र को इस गोले के सरफेस पर ये बिंदु M है, मिलाने पर ये जो लाइन CM बनेगी क्या होगी, इस गोले पर लंब होगी। और गोले से ही दर्पण बना हुआ है तो इस दर्पण पर क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। यानी ये जो CM रेखा है वो इस दर्पण के लिए अभिलंब होगा। तो इसीलिए हमने लिखा कि आपतन बिंदु M को C से मिलाने वाली जो रेखा CM है वो क्या है, इस दर्पण पर अभिलंब है। अच्छा, इतना हमने लिख लिया। अब क्या हो जाएगा, अब ये हो गया हमारा CM अभिलंब। ये प्रकाश स्रोत यश से चलने वाली प्रकाश की किरण है जो आप लिख चुके हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर है। अब जब मुख्य अक्ष के समानांतर है तो ये प्रकाश की किरण आपतित किरण होगी और ये M पर आपतन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी, क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है। तो ये जो MN प्रकाश की किरण होगी वो परावर्तित प्रकाश की किरण होगी। अच्छा, ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण, और CM को आप देख चुके हैं अभिलंब है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है उसको हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो यही ये जो हो जाएगा I आपतन कोण हो जाएगा। अब ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण जो R होगा वो क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा। परावर्तन कोण R, ये हो गया। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे, इस प्रकार दर्पण के लिए आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R होगा। इस प्रकार दर्पण के लिए आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R बराबर होगा। तो इस दर्पण में हम देखते हैं कि ये SMC ये कोण आपतन कोण है, क्योंकि CM अविलंब है और SM आपतित प्रकाश की किरण है। और इस M पर आपतित होने के बाद प्रकाश की किरण MN दिशा में परावर्तित हो रही है, या कह लें कि फोकस F से होकर के जा रही है, क्योंकि ये समानांतर प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है। तो ये हमारा हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण, ये दोनों बराबर हैं। अब हम अलग से इस SM को बनाते हैं, ये आपतित प्रकाश की किरण, और इस मुख्य अक्ष को बनाते हैं इस तरह से। ये हमारा हो गया SM और ये हो गया CP, मुख्य अक्ष CP, और ये लाइन CM लाइन को जो अभिलंब है उसको खींचते हैं इस तरह से ये। तो ये शेप जो हमारा है ये यहाँ पर मिला। तो ये आपतन कोण I है और ये इस कोण के बराबर हो जाएगा, MCP के बराबर हो जाएगा। तो MCP कोण भी I होगा। तो यहाँ से MCP ये कोण भी I होगा। अब इस त्रिभुज में CMF में क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज CMF में कोण MCF बराबर I तथा कोण CMF बराबर कोण R। ये कोण I हो गया और ये कोण R हो गया, लेकिन आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर है, तो इस I को हम R लिख सकते हैं। क्या हो गया, इस त्रिभुज में MCF में ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो गए। अब जब दो कोण किसी त्रिभुज में बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होती है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में इस कोण के सामने की भुजा MF और इस कोण के सामने की भुजा CF दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या हुआ, सिंस कोण I इक्वल टू कोण R, देयरफॉर कोण MCF
बराबर कोण CMF, ये दोनों बराबर हो गए। अब जब इस त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो त्रिभुज क्या हो गया, समद्विबाहु हो गया। अतः त्रिभुज CMF समद्विबाहु होगा, जिसमें इस कोण के सामने की भुजा MF, जिसमें MF इक्वल टू इंप्लाइज दैट क्या हो गया, MF इक्वल टू CF, MF इक्वल टू CF, ये CF भुजा और ये MF भुजा दोनों बराबर है। इसी को अगर हम उत्तल दर्पण में देखें तो क्या होगा, ये C को M से मिलाने वाली लाइन, ये M जो है इस दर्पण का कोई बिंदु है और C को इससे मिलाया गया। तो आप जानते हैं कि गोलीय दर्पण किसी गोले से बनी होती है और उसका केंद्र यदि गोले के पृष्ठ के किसी बिंदु पर मिलाई जाती है तो ये जो लाइन MC है वो इस गोले पर अभिलंब होगा। तो ये MC अभिलंब होगा और यही अभिलंब जब आगे बढ़ा हुआ है तो KM भी क्या होगा, अभिलंब होगा। तो ये हमारा अभिलंब हो गया, ये अभिलंब हो गया और ये यश से चलने वाली प्रकाश की किरण आपतित प्रकाश की किरण हो गई। तो ये आपतित प्रकाश की किरण और ये अभिलंब हो गया। तो कोण SMK ये I होगा, आपतन कोण होगा, और ये आपतित किरण परावर्तन के पश्चात लगेगा कि फोकस से होकर के जा रही है, तो ये परावर्तित किरण हो गई। तो ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है, तो ये कोण R हो गया और I R के बराबर है। I किसके बराबर है, R के बराबर है। अब थोड़ा सा हम लाइन SM खींचते हैं, ये SM, ये SM और ये मुख्य अक्ष खींचते हैं CP, ये मुख्य अक्ष CP खींचते हैं। और ये जो लाइन KMC है या K से होकर के C तक जा रही है, इस तरह से ये K हो गया, ये M हो गया और ये C हो गया। तो ये कोण जो होगा इसके बराबर हो जाएगा। अगर ये कोण I है, ये कोण I है, तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो यहाँ से ये कोण I हो गया और कोण I कोण R के बराबर है, तो ये कोण R हम कह सकते हैं। अब देखिएगा, एक लाइन NF है इस तरह से और दूसरी लाइन KC है इस तरह से, और दोनों के बीच का कोण KC और NF के बीच का कोण ये R है। तो ये कोण भी क्या होगा, R होगा, यानी ये कोण क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो ये कोण R हो गया और ये कोण I हो गया। तो I और R दोनों बराबर हैं, यानी इस त्रिभुज FMC में ये कोण R और ये कोण I दोनों बराबर होंगे। बिल्कुल इसी तरह से अब इस उत्तल दर्पण के लिए भी त्रिभुज MFC लेंगे और उसमें भी कि FCM और CMF दोनों कोण बराबर होंगे। तो इसमें भी इस कोण के सामने की भुजा FC और इस कोण के सामने की भुजा FM दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से भी FC FM के बराबर हो जाएगा, MF FC के बराबर हो जाएगा। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज दोनों मिलेगा और दोनों के लिए MF और CF दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आगे हम देखते हैं कि अगर दर्पण को अत्यंत छोटा लिया जाए, क्योंकि F और R में जो संबंध होता है वो अत्यंत छोटे दर्पण के लिए होता है। तो दर्पण को मान लीजिए अत्यंत छोटा लेते हैं, ये इतना छोटा ले लिए, तो ये जो SM प्रकाश की किरण है फिर मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, लेकिन ये दर्पण पर ही पड़ेगी। चूँकि दर्पण अत्यंत छोटा है तो यहाँ पर M हो गया, यहाँ पर S हो गया। अब ये जो M से परावर्तित होकर के प्रकाश की किरण फोकस से होकर के जा रही है, तो ये फोकस से होकर के इस तरह से जाएगी। अब ये FM और CF दोनों बराबर होंगे इसके हिसाब से, और भी नज़दीक जाए M यहाँ पर हो जाए तो ये प्रकाश की किरण यहाँ से होकर के जाएगी और परावर्तित होकर फिर F से मिलेगी। और भी छोटा लें तो M कहाँ पहुँच जाएगा, P पर पहुँच जाएगा, और जब M P पर पहुँच जाएगा तो जो हम FM बार बार कर रहे हैं अब वो FP कहेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ से यदि दर्पण को अत्यंत छोटा लिया जाए तो आपतित किरण मुख्य अक्ष के करीब होगी। ये जो आपतित किरण है SM वो धीरे धीरे मुख्य अक्ष के पास आएगी, तो M कहाँ जाएगा। अतः आपतन बिंदु M लगभग P पर होगा, और जब आपतन बिंदु M लगभग P पर होगा तो जो FM लिख रहे हैं हम उसको क्या लिखेंगे, FP लिखेंगे। अतः क्या हो जाएगा, FM कहाँ पहुँच जाएगा, FP पर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर जो हम लिख रहे थे
एफ एम या एम एफ, उसको हम लिख देंगे एफ पी। तो क्या हो जाएगा यहाँ से अतः, या यहीं पर लिख लेते हैं अतः, जो हम लिख रहे थे वहाँ से एफ एम या एम एफ इजक्वल टू क्या लिख देंगे सी एफ, वो हो जाएगा एफ पी इजक्वल टू सी एफ। ये यहाँ पर एफ पी इजक्वल टू सी एफ हो गया। आगे अब एफ पी ये हो गया एफ पी यहाँ तक, और ये हो गया सी एफ यहाँ तक, और दोनों को जोड़ेंगे तो सी पी मिल जाएगा। ये एफ पी और ये प्लस सी एफ, दोनों मिलकर क्या हो गए सी पी के बराबर हो गए। क्या लिखेंगे कि सिंस एफ पी प्लस सी एफ इजक्वल टू सी पी, इंप्लाई दैट एफ पी प्लस एफ पी इजक्वल टू क्या हो गया सी पी। यहाँ से एफ पी सी एफ बराबर है, तो सी एफ की जगह भी हमने एफ पी लिख लिया। अब एफ पी क्या है, एफ और पी के बीच का दूरी, फोकस दूरी है, क्या लिखेंगे एफ प्लस एफ इजक्वल टू सी पी। और सी पी क्या है, ये सी पी ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, जिसको हम आर कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आर। और यहाँ से क्या हो गया 2f इजक्वल टू आर, इंप्लाई दैट f इजक्वल टू आर अपन 2। ये हमारा रिलेशन है फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में। कब, जबकि दर्पण अत्यंत छोटा होता है। दर्पण के अत्यंत छोटे होने पर ही ये फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और दर्पण यदि बढ़ा लेंगे तो ये जो संबंध है वो पूर्णतः सही नहीं होगा। तो इस तरह से हमको केवल यहाँ पर समझना है ज़्यादा कि दर्पण को अत्यंत छोटा लें, तो दर्पण को जैसे जैसे हम छोटा करते जाएंगे ये आपतित किरण वैसे वैसे मुख्य अक्ष के नज़दीक होगी। और दर्पण को अत्यंत छोटा कर दें तो जो आपतित किरण एस एम है मुख्य अक्ष के एकदम करीब होकर के एम जो है कहाँ पहुँच जाएगा, पी पर पहुँच जाएगा। जब यम पी पर पहुँच जाएगा तो जो हम एफ एम लिख रहे हैं बार बार, वो एफ पी लिख देंगे। तो यहीं से एफ एम जो है एफ पी के बराबर हो जाएगा। और चूंकि हम यहाँ से जानते हैं एम एफ सी एफ के बराबर है, तो एम एफ की जगह क्या लिख देंगे एफ पी लिख देंगे। एफ पी इजक्वल टू सी एफ हो गया। अब एफ पी प्लस सी एफ मिलकर के सी पी है, तो एफ पी प्लस एफ बी इजक्वल टू सी पी हो गया। और एफ पी क्या है, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी है, जिसको हम स्मॉल या फोकस दूरी लिखते हैं। तो एक बार फोकस दूरी प्लस एक बार और फोकस दूरी इक्वल टू सी पी। सी पी क्या है, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी, जिसको हम वक्रता त्रिज्या लिखते हैं। ये हो गया, यानी 2f इक्वल टू आर हो गया, तो f इक्वल टू आर बाई 2 हो गया। तो इस तरह से हम गोलीय दर्पण के लिए f इक्वल टू आर बाई 2 सिद्ध कर सकते हैं। अवतल दर्पण के लिए अगर सिद्ध करना होगा तो ये फिगर बनेगा, और पूरा का पूरा ये स्टेटमेंट सूचना लिखी जाएगी। यदि उत्तल दर्पण के लिए पूछा जाएगा तो यही सूचना होगी, केवल अवतल दर्पण की जगह उत्तल दर्पण लिखेंगे, और यहाँ पर फोकस से जाती है की जगह क्या लिख देंगे, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। और यहाँ पर एक लाइन और जोड़ देंगे, अर्थात केएम भी दर्पण पर अविलंब होगा। कौन सा, ये केएम, जो सीएम अविलंब है दर्पण पर, वो केएम भी होगा, क्योंकि केएम लाइन ही आगे जाके सीएम लाइन बन रही। तो ये अगर इतना जोड़ देंगे तो ये उत्तल दर्पण के लिए हो जाएगा। और यदि गोलीय दर्पण के लिए पूछा जा रहा है तो इनमें से चाहे ये लेकर के लिख दीजिए, चाहे ये लेकर के लिख दीजिए, सबके लिए आप लिख सकते हैं f इक्वल टू आर बाई 2। तो इस तरह से हम किसी भी गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है उसको हमने देखा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो क्लिप पसंद आया होगा। यदि इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके साइंस हो या फिजिक्स हो की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।